हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड एनन की शादी जी यांग से हो रही थी और दोनों की लव मैरिज थी और दोनों की फैमिलीज भी उनकी शादी को लेकर खुश थी। तो दोनों सेटिस्फाई होकर शादी कर रहे थे और जी यांग बहुत प्राउड फील कर रहा था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करते हैं उससे उसकी शादी हो गई। और एनन कॉलेज टाइम से जी यांग की गर्लफ्रेंड थी। जैसे शादी कंप्लीट होती है तो जी यांग सब गेस्ट्स के साथ वाइन टोस्ट करके पी रहा था। तभी हम देखते हैं कि जी यांग का ट्विन ब्रदर जीयू दूर खड़ा उसे देख रहा था। जी यांग और उसके पेरेंट्स को यही पता था कि जीयू अब्रॉड में है और वो नहीं जानते थे कि वो वापस आ गया है और वो दूर खड़ा अपने भाई से जेलस हो रहा है और कोई नहीं जानता था कि उसका प्लान क्या है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीयंग घर आता है तो जीयू उसे रास्ते में रोक लेते हैं और जीयंग क्योंकि बहुत खुश था तो उसने कुछ ज्यादा पी ली थी और वो अपने भाई को सामने देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम अब्रॉड से वापस कब आए और मुझे पता क्यों नहीं चला। जीयू से पूछता है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी है। जी यांग बोलता है कि आज बाल की खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई और मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तो इसी कारण इतना खुश हूँ और मैंने कुछ ज्यादा पी ली। और फिर उसे बोलता है कि तुम भी शादी कर लो, तुम नहीं जानते कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे शादी होने की खुशी क्या होती है और शादी करके तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो जीयू से बोलता है कि तुम नहीं जानते कि आज मेरी भी शादी हो गई। जी यांग उसकी बात सुनता है तो हैरान होने लगता है। जीयू से बोलता है कि तुम मुझे हाँ करो। जी यांग खुश होकर उसे हाँ करने लगते हैं मगर जीयू उसे स्टैब कर देते हैं। जी यांग हैरान हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं तो अपने भाई का बाजू पकड़ने लगते हैं मगर जीयू उसकी माला खींचता है तो तोड़ देता है। जी यांग नीचे गिर जाता है और सैड होकर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुमने मुझे स्टैब क्यों किया। जीयू से बोलता है कि अभी अभी तुमने बोला कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए और बोलते हैं कि वर्ल्ड की खूबसूरत लड़की से तुमने शादी कर ली तो मैं भला शादी किससे करूंगा। और बोलते हैं कि पेरेंट्स और एनन तुमसे मोहब्बत करते हैं और आज तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो पेरेंट्स और तुम्हारी वाइफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारा जो कुछ है वो सब मेरा हो गया। और जी यांग ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो इंजर्ड था तो उठ नहीं पाता। जीयू उसके ग्लासेस उतारता है तो खुद लगाता है और उसे गुड बाय करके चला जाता है। वो जी यांग के रूम में जाते हैं तो एनन उसके ग्लासेस उतारती है और पूछती है कि तुम्हारी टाई कहाँ है। वो कुछ नहीं बोलता तो एनन बोलती है कि उस टाई पर तुमने मेरा नाम लिखवाया था तो तुमने उसे उतार क्यों दिया। जी यांग बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारी शादी हो गई और अब तुम्हारा नाम कहीं लिखने की क्या जरूरत। और दोनों भाइयों की आवाज भी एक जैसी थी तो एनन को उस पर डाउट नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जीयू जी यांग की स्टडी में जाता है तो उसकी चीजों को देखकर खुश हो रहा था कि उसके भाई का सब कुछ उसका हो गया। और वो टेबल पर वाइन देखते हैं क्योंकि जी यांग को वाइन बहुत पसंद थी और वो वाइन पीता है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है क्योंकि वो मेंटली इल था और खुद को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन लेता था। वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेता है तो कुछ रिलैक्स होने लगते हैं। तभी वो जी यांग की माला के मोती देखते हैं तो बोलते हैं कि जी यांग तुम्हारी वाइफ अब मेरी हो गई और मुझे लगता है कि वो तुमसे रियल में मोहब्बत नहीं करती। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती तो पहले नजर में मुझे पहचान लेती। और फिर वो जी यांग का एक सिगार लेते हैं तो उसे जलाकर अपने बाजू को जलाने लगते हैं। एनन आती है तो जीयू अपना बाजू छुपा लेते हैं। एनन उससे पूछती है कि तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। जीयू से बोलते हैं कि छोटा सा घाव है तो तुम इसे रहने दो। एनन जबरदस्ती उसका बाजू चेक करने लगती है तो जीयू उसे हिट करता है। एनन शॉक हो जाती है क्योंकि जी यांग उसे बहुत मोहब्बत करता था और कभी उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो सैड होकर बोलती है कि शादी के एक ही दिन में तुम इतने चेंज कैसे हो गए। वो जानने लगती है कि जीयू उसका बाजू पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मैं कुछ प्रेशर में था तो मैंने अपना हाथ जला लिया और सॉरी करता है कि मैं तुमसे रूड हो गया। एनन ओके बोलती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाती हूँ और वो बॉक्स खोलती है तो 2 मेडिसिन उसे दिखाती है और बोलती है कि बताओ कि इस पर कौन सी मेडिसिन लगाऊं। और जी यांग को मेडिसिन का नॉलेज इस कारण था कि उसकी बहुत से हॉस्पिटल्स के साथ बिजनेस कॉपरेशन थी मगर जीयू को मेडिसिन का नॉलेज नहीं था और वो हैरान होकर दोनों बॉटल्स को पढ़ने लगते हैं। तो एनन हैरान होने लगती है और बोलती है कि तुम ग्लासेस के बिना इसका लेबल कैसे पढ़ रहे हो। जीयू कंफ्यूज हो जाता है तो बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि ग्लासेस के बिना मैं इन्हें पढ़ नहीं सकता। और वो नहीं चाहता था कि एनन को उस पर डाउट हो कि उसे मेडिसिन का नॉलेज नहीं। वो बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल चलते हैं तो वहाँ से मैनेज करवाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर्स और जीन उन्हें रिस्पेक्ट देने बाहर आते हैं क्योंकि जी यांग न सिर्फ हू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था बल्कि सारे हॉस्पिटल्स जिनके साथ उनकी कोऑपरेशन थी वो उनके मैटर्स खुद देखता था। डॉक्टर बोलते हैं कि आपने हमें कॉल की तो बताएं हम आपकी कैसे हेल्प करें और बोलते हैं कि चले हम आपकी बैंडेज करते हैं। और एनन का भाई यहाँ डॉक्टर था।
जीजू से बोलता है कि तुम जाकर अपने भाई से मिलो, मैं हॉस्पिटल का विजिट करके वापस आता हूँ और बैंडेज करवा कर आऊंगा। एनन अपने भाई से मिलने चली जाती है तो डॉक्टर जीजू को बोलते हैं कि चले हम आपकी बैंडेज करते हैं, मगर जीजू बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेले रहना है। डॉक्टर उसकी बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस हॉस्पिटल में एक साइड पर वार्ड थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी और जीजू ने वहाँ अपने भाई को रखा हुआ था। वो वार्ड में जाता है तो जीजू की डेड बॉडी को देखकर बोलता है कि देखो अब से तुम्हारी वाइफ मेरी हो गई, और बोलते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता। उधर एनन अपने भाई जिया के ऑफिस जाती है मगर वो वहाँ नहीं था। वो रिसेप्शन पर जाती है तो अपने भाई का पूछती है तो रिसेप्शन उसे बताती है कि उसका भाई कहाँ गया है। तो एनन उन बार्स की तरफ जाने लगती है और उधर जीजू अपने भाई को बोल रहा था कि हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सका और मैं लाइफ में कोशिश करता कि जैसे तुम हो मैं बिल्कुल वैसे बन जाऊं, मगर मैं लाइफ में फेल हो गया और तुम इतने इंटेलिजेंट थे कि हर बार फर्स्ट आते और मैं स्टडी में बहुत वीक था। इसी कारण पेरेंट्स तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते और मेरी केयर नहीं करते थे और बोलते हैं कि डैड तो प्राउड फील करता है कि तुम उनके बेटे हो, मगर मेरी उसकी नजर में कोई भी वैल्यू नहीं। और बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, आज से मैं जीजिंग बन गया हूँ तो हर कोई मुझसे मोहब्बत करेगा। तभी वो किसी की आवाज सुनता है तो डर जाता है और एनन का भाई जिया वार्ड के बाहर से गुजर रहा था। वो चेक करता है तो वार्ड लॉक थी। जिया वहाँ जीजू को देखते हैं और सामने उस जैसे की डेड बॉडी देखते हैं तो शॉक रह जाता है। तो फाइल उसके हाथों से गिर जाती है और वो ऑलरेडी दोनों भाइयों को जानता था। जैसे जीजू बाहर आता है तो वो संभल जाता है। जीजू पूछता है कि भाई आप यहाँ क्यों आए? तो जिया उसे बोलता है कि मैं किसी डॉक्टर से मिलने आया था तो मैं बस वहीं जा रहा था, और बोलते हैं कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। और जिया को ये नहीं पता था कि उसके सामने जीजू है या फिर जियांग। जीजू बोलते हैं कि मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं उसकी डेड बॉडी देखने आया था, और जिया उसे रियलाइज करवाना चाहता था कि उसने उसकी बातें नहीं सुनी और ना ही कुछ देखा। तो वो उससे बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि कल तुम्हारी शादी हुई तो आज तुम्हें हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था, और बोलते हैं कि एनन कैसी है। तो जीजू से बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जिया उसे बोलते हैं कि मेरी बहन छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, और बोलते हैं कि मैं उसके लिए खुश हूँ कि उसे तुम जैसा अच्छा हस्बैंड मिला और मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि तुम उसकी बहुत केयर करोगे। वो वहाँ से चला जाता है, मगर उसने क्योंकि जीजू की सारी बातें सुन ली थी तो वो वरीड होकर एनन को कॉल कर रहा था कि उससे बताए कि उसके हस्बैंड ने क्या किया, मगर एनन का नंबर नहीं मिलता। और जीजू को डाउट हो गया था कि डॉक्टर जिया को क्लू मिल गया। वो भागकर उसके पीछे जाता है। जिया भागने लगता है तो लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट बंद होने लगती है कि जीजू लिफ्ट रोक लेता है। और एनन अपने भाई से मिलने उधर आ रही थी और जैसे वो आगे जाने लगती है तो जीजू उसका हाथ पकड़ लेता है। एनन बोलती है कि नर्स ने बताया कि मेरा भाई यहाँ आया है तो मुझे उसे मिलना है, और पूछती है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे थे और यहाँ क्यों आए। तो जीजू बोलते हैं कि एक ओल्ड डॉक्टर की डेथ हो गई तो मैं उसे देखने आया था। एनन उसका हाथ पकड़ती है तो उसके काफलिंग देखकर बोलती है कि तुमने काफलिंग कहाँ खोया, और बोलती है कि मेरे भाई ने ये तुम्हें शादी पर गिफ्ट किया था तो तुम इसे खो नहीं सकते। जीजू बोलते हैं कि शायद घर में कहीं गिर गया होगा, मैं वापिस जाऊंगा तो उसे ढूंढ लूंगा। वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। एनन बोलती है कि नर्स ने बोला कि मेरा भाई यहाँ आया है तो मुझे उसे मिलकर जाना है, मगर जीजू जबरदस्ती उसका हाथ खींचता है तो बोलता है कि कल हमारी शादी हुई तो तुम्हें मेरे साथ रहना है। और वो लोग गुजर रहे थे कि वार्ड का दरवाजा खुलता है तो एनन वहाँ किसी की डेड बॉडी देखती है। वो पूछती है कि मुझे चेक करना है कि उस वार्ड में क्या है, मगर जीजू उसका हाथ खींचता है तो जबरदस्ती उसे साथ ले जाता है। तभी सीढ़ियों का दरवाजा खुलता है तो एनन फिर से वहाँ देखने लगती है, मगर जीजू उसे आगे ले जाता है। और एनन नहीं जानती थी कि सीढ़ियों के नीचे उसके भाई की डेड बॉडी है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया लिफ्ट में जाने लगते हैं कि जीजू लिफ्ट रोक लेता है और उसके हाथ में एक सिलेंडर था। वो उसके सर को हिट करता है तो उसे बेहोश करता है और उसे खींचता हुआ बाहर लाता है तो सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एनन घर जाती है तो नर्स की बातों को याद करने लगती है कि आपका भाई उस साइड पर गया था। तो एनन सोचती है कि जियांग ने मुझे भाई से मिलने से रोका क्यों और वो मुझे जबरदस्ती घर क्यों लाया, और जियू ने उसे यही बोला था कि तुम्हारा भाई यहाँ से चला गया है, मगर एनन को उसकी बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा था। एनन जियांग की स्टडी में जाती है तो वहाँ वाइन का कैन देखती है तो डरने लगती है और स्कूल की मेमोरीज को याद करने लगती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। और ये बात वो ऑलरेडी जानती थी कि जियांग का ट्विन जीजू क्रेजी है और वो स्कूल में उसे बुली किया करता था। और कुछ सेकंड्स के लिए उसे ऐसे लगने लगता है कि उसके साथ जो बंदा है वो जियांग नहीं बल्कि जीजू है।
तो वो स्टडी में सारी चीजें चेक करने लगती है और खुद को रिलैक्स करती है कि जीयू यहाँ नहीं आ सकता। और फिर भी एक बॉक्स देखती है तो वहाँ जियांग की टूटी हुई माला थी। वो सोचती है कि जियांग तो कभी अपनी माला को अपने हाथ से नहीं उतारता था, तो उसने उसे तोड़ कैसे दिया और यहाँ कैसे रख दिया। तभी उसे वॉमिट होने लगती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि 2 नर्सेज वॉशरूम में बातें कर रही थी। एक नर्स दूसरी को बताती है कि डॉक्टर जिया की सडनली डेथ हो गई। तो दूसरी पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, और ये बात हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं। तो दूसरी नर्स उससे बताती है कि तुम किसी को ये बात ना बताना, और उसे बताने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट जियांग ने अपने ब्रदर इन लॉ को खुद मारा है। नर्स उसका विश्वास नहीं करती तो वो नर्स उसे बताती है कि मैंने खुद देखा कि वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जिया को खींचते हुए ले जा रहा था और उसने उसे सीढ़ियों से नीचे गिराया। और वो एग्जैक्टली उसे लोकेशन बताती है और बोलती है कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी सारी फैमिली को मार दिया जाएगा। तो दूसरी नर्स उसे बोलती है कि तुम आहिस्ता बोलो, कोई हमारी बात सुन लेगा। वो उसे साथ ले जाती है तो एनन वॉशरूम से बाहर आती है और वो नर्स की बातें सुनकर अभी तक शॉक थी। और फिर वो सारे क्रू में डालने लगती है कल नर्स ने उसे बताया था कि आपका भाई कोल्ड ड्रिंक की तरफ गया है। और फिर वो इस नर्स की बातों को याद करती है। वो भी अपनी कोलीग को यही बता रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट ने डॉक्टर जिया को इन्हीं सीढ़ियों से नीचे गिराकर मार दिया था। और वो शॉक हो रही थी कि अगर उसके भाई की डेथ हो गई तो ये बात अभी तक बाहर क्यों नहीं आई और किसी को इस बारे में क्यों नहीं पता। और फिर वो खुद को तसल्ली देने के लिए सोचती है कि शायद भाई सीढ़ियों से गिर गया हो। और फिर वो सोचती है कि मेरा भाई इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने से वो थक नहीं सकता, और वो वहाँ से कैसे गिर गया। और फिर वो सोचती है कि मुझे कोर्ट रूम जाकर चेक करना होगा, अगर वहाँ मेरे भाई की डेड बॉडी हुई तो मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी। और वो अपने भाई को याद करने लगती है तो पास को याद करती है और एनन को स्कूल में गर्ल्स बुली करती हैं और इस सब में जीजू इन्वॉल्व हुआ करता था। और एक दिन गर्ल्स जीजू के कहने पर उसे कपड़े में बंद करती हैं कि उसका भाई जिया वहाँ आता है। वो एनन को कवर से निकालता है तो गर्ल्स को वार्न करते हैं कि अगर फिर मेरी सिस्टर को बुली किया तो चाहे मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मैं तुम सबको मार दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एनन सोचती है कि मुझे ब्रेव बनना होगा और जानना होगा कि सच क्या है। और वो कोल्ड रूम में जाने लगती है कि नीचे गिर जाती है। और जब वो जागती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि वो जानती थी कि जीजू इस ब्रांड की वाइन यूज करता है। और वो डरने लगती है कि क्या जीजू वापस आ गया। तभी जीजू से बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल कैसे आई। वो उसे वहाँ देखती है तो और डरने लगती है। जीजू उसके पास जाता है तो उसे हका लेता है और बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एनन उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। तो वो सोचती है कि मुझे इस टाइम बेबी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपने भाई की डेथ का बदला लेना है। तो वो उसे बोलती है कि मुझे बेबी नहीं चाहिए। जीजू गुस्से में आता है तो बोलता है कि इस बात की क्या रीजन और तुम मेरे बेबी को मारना क्यों चाहती हो। एनन डरने लगती है तो बोलती है कि मैं कुछ टाइम घूमना फिरना चाहती हूँ तो इसी कारण मैंने ऐसा बोला। तो जीजू से बोलता है कि तुम इस चाइल्ड को जन्म दो तो इसके बाद मैं तुम्हें सारी वर्ल्ड घुमाऊंगा। एनन हॉस्पिटल में एडमिट थी तो जैसे जीजू चला जाता है तो वो कोल्ड रूम की तरफ जाती है ताकि अपने भाई को चेक करे। तो वो उसी रूम में जाती है जहाँ उसने एक डेड बॉडी देखी थी और जीजू ने उसे वहाँ नहीं जाने दिया था। वो अंदर जाती है तो वहाँ एक डेड बॉडी थी। वो जाकर चादर हटाती है तो जियांग को देखकर शॉक रह जाती है और वो नहीं जानती थी कि ये जीजू है या फिर जियांग। वो चादर थोड़ी नीचे करती है तो जियांग की टाई पर उसका नाम लिखा हुआ था। और फिर उसका बाजू चेक करती है तो उसके काफ से एक बीड नीचे गिरता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसकी माला के एक बीड उसके कफ में अटक गया था। और फिर वो उसके हाथ पर बर्थमार्क देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यही उसका हस्बैंड जियांग है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और जियांग को बोलती है कि तुम उठो और मुझे घर लेकर चलो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हम लोग सारी वर्ल्ड घूमेंगे। और फिर वो उसे सॉरी करती है और रोने लगती है कि 2 दिन से जीजू मेरे साथ था तो मुझे पता नहीं चला कि वहाँ तुम हो या फिर कोई और। और फिर वो याद करती है कि जब जीजू उसके रूम में आया था तो उसने उसे पूछा था कि तुम्हारी टाई कहाँ है, तो उसने उसे कुछ नहीं बताया था। और फिर वो याद करने लगती है कि जीजू बिना ग्लासेस मेडिसिन का लेबल पढ़ने लगता है तो उसने उससे पूछा था कि तुम्हें ग्लासेस के बिना नजर कैसे आने लगा। और वो सब कुछ याद करती है तो खुद को ब्लेम करती है कि मुझे इतने ज्यादा क्लूज मिले तो मैंने डाउट क्यों नहीं किया। और वो क्योंकि जियांग से बहुत मोहब्बत करती थी तो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे तुम्हारे पास आना है। और वो खुद को हर्ट करने लगती है तो उसे नर्स की कॉल आती है कि तुम्हारे भाई की डेथ का क्लू मिल गया, क्योंकि उसने एक नर्स को बोला था कि मुझे पता लगाना है कि यहाँ 2 नर्सेस जो बात कर रही थी वो कौन थी। और नर्स उसे बताने लगती है तो वो सोचती है कि जिसने मेरे भाई
और मेरे हस्बैंड को मारा, मुझे उसे जेल भेजना है और अपने भाई और हस्बैंड को जस्टिस से लाना है, तो मैं ऐसे नहीं मार सकती। और वो जियांग पर चादर डालती है तो उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी डेथ का बदला लूंगी। और वो बाहर जाती है तो सीढ़ियों को देखकर सोचती है कि नर्स ने यही बताया है कि उसने भाई को लास्ट टाइम यहाँ देखा था। तो वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से ढूंढूं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तभी वो सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगती है तो उसे काफलिंग मिल जाता है। और ये काफलिंग्स एनन के भाई ने जियांग के लिए स्पेशल अब्रॉड से मंगवाए थे और चाइना में ये नहीं मिलते थे। तो उसे समझ आ जाती है कि उसके भाई और जीजन को मारने वाला जीजू है। और फिर वो सोचती है कि मैं किसी को ये तो नहीं बता सकती और ना ही प्रूव कर सकती हूँ कि जीजू ने 2 मर्डर किए, और मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मैं कुछ नहीं जानती और जीजू को एक्सपोज करना होगा। और वो गुस्से में आती है कि जीजू ने जो कुछ किया उसे 1000 टाइम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात को जीजू घर आता है तो एनन उसके लिए खाना बना रही थी। जीजू से बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम ये काम ना किया करो। एनन बोलती है कि तुमने सारा दिन काम किया तो मेरा दिल चाहा कि अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। जीजू उसे हाँ कर लेते हैं तो एनन नाइफ उठा लेती है और उसका दिल चाह रहा था कि अभी वो उसे मार दे, मगर फिर वो सोचती है कि ये पनिश इसके लिए इजी है और अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा विश्वास कौन करेगा कि इसने अपने भाई और मेरे भाई को मार दिया। और वो जानती थी कि उसे जीजू को कैसे टॉर्चर करना है। वो टेबल पर खाना लगाती है तो जीजू से पूछता है कि तुमने इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया। तो एनन उसे बोलती है कि भाई ने गुड न्यूज सुनी तो वो मुझसे मिलने आ रहा है। जीजू उसकी आवाज सुनता है तो शॉक रह जाता है और सोचता है कि उसकी तो डेथ हो गई तो उसने इसे कॉल कैसे की। जीजू बोलते है कि वो यहाँ कैसे आ सकता है और वो आगे बोलने लगता है कि चुप हो जाता है। एनन बोलती है कि क्यों भाई को क्या हुआ, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता। वो कुछ नहीं बोलता तो एनन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार से खाना बनाया है और वो उसे श्रिम्प सर्व करती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है और दिल में सोचती है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। और जीजू भी चाहता था कि उसके भाई को सी फूड बहुत पसंद है तो उसे ये डाउट नहीं होता कि एनन ने उसे पहचान लिया है। वो खाना स्टार्ट नहीं करता तो एनन बोलती है कि मैंने इतने प्यार से बनाया तो क्या ना खाकर तुम मेरा दिल तोड़ोगे। और वह जबरदस्ती उसे खिला देती है तो जीजू मना नहीं कर पाता। तभी बेल होती है तो जीजू बोलते है कि शायद तुम्हारा भाई आ गया। एनन दरवाजा खोलने जाती है तो जीजू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे एलर्जी होने लगी थी। एनन वापस आती है तो उसके हाथ में एक पार्सल था। जीजू बोलते हैं कि क्या तुम्हारा भाई नहीं आया। एनन बोलती है कि नहीं, उसने मुझे पार्सल भेजा। और फिर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। जीजू बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। एनन बोलती है कि बहुत लेट हो गया, मुझे लगता है कि भाई नहीं आएगा। और वो एक बार फिर से उसे श्रिम्प्स खिलाने लगती है और जीजू बेबस हो जाता है, मगर अपनी आइडेंटिटी छुपाने को वो श्रिम्प्स खाते जा रहा था। और दोनों सोने के लिए जाते हैं तो जीजू को ट्रस्ट हो जाता है कि एनन सो चुकी। वो भागकर वॉशरूम जाते हैं तो पहले वॉमिट करते हैं और फिर जाकर मेडिसिन निकालते हैं तो उसे खा लेते हैं। और एनन सब कुछ देख रही थी और जीजू कंफर्म करना चाहता था कि एनन को पार्सल किसने भेजा। वो जाकर पार्सल ढूंढने लगते हैं कि वहाँ किसका नाम और किसका एड्रेस लिखा है और उसे पार्सल नहीं मिलता तो वो चीजें उठाकर मारने लगते हैं। एनन वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। जीजू बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा तो मैं उसे देखना चाहता था। एनन इनोसेंट बनकर बोलती है कि कौन सा पार्सल, और मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था और ना ही भाई ने मुझे कुछ भेजा था। जीजू बोलते हैं कि तुम्हें याद होगा कि जब हम खाना खा रहे थे तो कोरियर वाला आया था और तुमने पार्सल मुझे दिखाया था। और एनन उसकी मेंटल कंडीशन जानती थी तो इस सब का बेनिफिट ले रही थी। वो बोलती है कि क्या तुम बीमार हो, और मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था। जीजू अपना सर पकड़ लेते हैं और उसे समझ नहीं आती कि एनन जो बोल रही है वो सब रियल है या जो उसने देखा था वो रियल है। नेक्स्ट डे एनन जागती है तो जीजू घर का सामान पैक करवा रहा था और लोग उसे ले जा रहे थे। एनन आती है तो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जीजू बोलते हैं कि मैं फर्नीचर चेंज कर रहा हूँ। एनन बोलती है कि अभी 1 मंथ पहले हमारी शादी हुई और हमने ये घर खरीदा और सब कुछ नया लिया था, तो तुम इसे चेंज क्यों कर रहे हो। जीजू बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हर चीज नई हो, और वो जिद करने लगते हैं। तो एनन बोलती है कि ओके, तुम वेडिंग पिक्चर को यहाँ से ना हटाना, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हो। जीजू से बोलते हैं कि हमारी शादी तो हो गई मगर हमने मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया, और बोलते हैं कि हम मैरिज ब्यूरो चलते हैं। एनन उसे बोलती है कि आज मैं नहीं जा सकती, और फिर उसे बोलती है कि कल मैंने तुम्हारे भाई को देखा। जीजू हैरान होने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने उसे कहाँ देखा। एनन बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा भाई अब्रॉड गया है, तो मुझे लगता है कि वो वापस आ गया। और बोलती है कि कल मैं मार्केट गई तो मैंने उसे रास्ते में देखा। जीजू हैरान होने लगते हैं तो एनन उसे बोलती है कि मैंने उससे बात की
ना वो सिर्फ तुम्हारी तरह दिखता है बल्कि उसकी स्माइल भी तुम्हारी तरह है और आवाज भी तुम्हारी तरह है। जीजू बोलते हैं कि तुम उससे नहीं मिल सकती। एनन उसे ट्रस्ट लाती है कि तुम मेरा ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हारे भाई से मिली थी। जीजू गुस्से में आता है तो ग्लास तोड़ देता है। जीजू शाउट करने लगते हैं तो मेड वहाँ आ जाती है। एनन बोलती है कि हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ। जीजू उसे हिट करते हैं तो मेड उसे उठा लेती है। एनन बोलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई का नाम लिया तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। जीजू फिर से उसे हिट करते हैं तो मेड एनन को बोलती है कि आप यहाँ से चलें वरना ये आपको हर्ट करेगा। वो उसे बाहर ले जा रही थी तो मेड पूछती है कि मिस्टर जियांग को क्या हुआ और ये तो ऐसा कभी नहीं करते, तो इनका एटीट्यूड एकदम से चेंज कैसे हो गया। एनन जीजू को देखती है तो सोचती है कि ये सिर्फ स्टार्ट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजू घर से जाने लगते हैं तो पार्किंग में कार लेने जाता है। तभी वो सामने एक प्रीस्ट को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता, तुम पीछे हो जाओ वरना मैं तुम्हें हिट करूंगा। तो प्रीस्ट उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ 2 आत्माएं नजर आ रही हैं। जीजू बोलते हैं कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। तो प्रीस्ट उसे बोलता है कि जो चीजें तुम्हें नजर नहीं आती और न दूसरों को नजर आती हैं वो सब मुझे नजर आती हैं। और बोलते हैं कि 2 आदमी तुम्हारे साथ हैं और एक तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। जीजू उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और वो यही समझ रहा था कि जियांग की आत्मा उसके साथ है। तो वो प्रीस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी हेल्प करें। प्रीस्ट उसे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे ना बोलते तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो जीजू उसे अपने साथ घर ले जाता है। प्रीस्ट जीजू को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर में से ईवल स्पिरिट क्लीन करूंगा। और सब मेड्स एक साइड पर खड़ी थी। एनन वहाँ आती है तो मेड से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। मेड बोलती है कि देखें यंग मास्टर क्या कर रहा है और बाहर किसी को पता चला तो लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। एनन बोलती है कि ये फू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, अगर बाहर किसी को ये बात पता चली तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बोलती है कि इस प्रीस्ट को यहाँ से भेजो। मेड बोलती है कि यंग मास्टर इसे यहाँ से नहीं जाने देगा। एनन आगे जाने लगती है तो जीजू उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि प्रीस्ट को अपना काम करने दो। और फिर बोलते हैं कि प्रीस्ट ने ये मेडिसिन दी है और इसके पीने से ईवल स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं आएगी। एनन मेडिसिन पीने से मना करती है तो जीजू जबरदस्ती उसे मेडिसिन पिलाने लगते हैं। मेड जीजू को बोलती है कि ये प्रेग्नेंट है तो ऐसी चीजें नहीं पी सकती। वो जीजू को पीछे करती है तो जीजू हंसने लगते हैं। एनन सोचती है कि प्रीस्ट तो बिल्कुल वैसा ही खा रहा है जैसा मैंने इसे बोला था और इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि एनन प्रीस्ट से मिलने जाती है तो उसे अपने हस्बैंड और अपने भाई के बारे में बताती है और जीजू को एक्सपोज करने के लिए वो उससे हेल्प मांगती है तो प्रीस्ट मान जाता है। और एनन ने प्रीस्ट को यही बोला था कि आप जीजू को ये बोलना कि ईवल स्पिरिट हॉस्पिटल्स में है तो तुम सारी एफिलिएशन कैंसिल करो तो ईवल स्पिरिट तुमसे दूर हो जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं प्रीस्ट जीजू को यही बोलता है तो जब वो खाना खाने लगते हैं तो उसके हाथ शेक हो रहे थे और वो मुश्किल से हिम्मत करते हैं तो एनन को बोलता है कि प्रीस्ट ने बोला कि अगर मैं सारे हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएशन कैंसिल करूं तो ईवल स्पिरिट दूर हो जाएगी क्योंकि ईवल स्पिरिट उन हॉस्पिटल्स में है और वहाँ से वो मुझे फॉलो करती हैं। और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पीस में रहना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एनन बोलती है कि जैसा तुम चाहो मैं हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जीजू सारे हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएशन कैंसिल करते हैं तो ये बात न्यूज में आती है और न्यूज में बताया जा रहा था कि एफिलिएशन कैंसिल होने से सब बोर्ड मेंबरान शॉक्ड हैं और वो इतने गुस्से में हैं कि वो मिस्टर जियांग को वाइस प्रेसिडेंट की सीट से हटाना चाहते हैं, मगर फू ग्रुप ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। एनन सोचती है कि इसे अभी तक वाइस प्रेसिडेंट की सीट से हट जाना चाहिए था और सोचती है कि शायद फायर कुछ कम है तो मुझे और फ्यूल डालना पड़ेगा और फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की सीट इसके हाथ से जानी चाहिए। और रात को जीजू वैसा ही कर रहा था जैसे प्रीस्ट ने उसे बोला था और वो ऐसे चला रहा था कि एनन वहाँ आती है और पूछती है कि क्या तुम सपनों पर विश्वास रखते हो। जीजू हाँ बोलते हैं तो एनन उसे बोलती है कि तुम मेरे सपने में आए तो तुमने मुझे बताया कि तुम हमारे बेबी के रूप में दूसरा जन्म लेने वाले हो। जीजू डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई। एनन बोलती है कि जीजंग तुम्हें क्या हुआ और तुम क्या बोल रहे हो। और जीजू को लग रहा था कि वो एक्सपोज हो जाएगा तो वो कांपते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजू जागता है तो मेड को आवाज दे रहा था और बोलते हैं कि प्रीस्ट ने मुझे सामान दिया तो तुमने उसे कहाँ रख दिया। एनन वहाँ आती है तो बोलती है कि मेड बाहर गई है। जीजू से पूछते हैं कि हमारा बेबी कैसा है। एनन उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि हमारा बेटा बहुत नॉटी है। जीजू डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे गर्ल्स पसंद है मगर बॉयज पसंद नहीं। और उसे यही लग रहा था कि रियल में उसका भाई दूसरा जन्म लेकर आने वाला है और वो नाइफ उठाते हैं ताकि बेबी को मार दे। तभी प्रीस्ट आ जाता है तो वो रुक जाता है। जीजू एनन को बोलते हैं कि मुझे मास्टर से बात करनी है
तो तुम यहाँ से जाओ। वो वहाँ से चली जाती है, मगर ऊपर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। मास्टर जीजू को एक चाम देते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम इसे अपने पास रखो तो कोई आत्मा तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जीजू बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है, मगर मुझे उस छोटे मॉन्स्टर से जान छुड़ानी है। मास्टर हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि तुम किसको लेकर बात कर रहे हो। तो जीजू बोलते हैं कि मैं उस बेबी की बात कर रहा हूँ जिसका जन्म होने वाला है। मास्टर बोलते हैं कि क्या तुम अपने चाइल्ड की बात कर रहे हो। तो जीजू बोलते हैं कि वो मेरा चाइल्ड नहीं, और मास्टर को बोलते हैं कि आप उस मॉन्स्टर को मार दें, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। और वो प्रीस्ट की मिन्नतें करने लगते हैं कि मेड उसके पेरेंट्स को लेकर वहाँ आती है। मिस्टर फू उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। जीजू उन्हें वहाँ देखकर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ कैसे आए, और बोलते हैं कि आप घर जाएं, यहाँ के मैटर मैं संभालूंगा। डैड उसे बोलते हैं कि तुम अपने बेबी को मारने की बात क्यों कर रहे हो, और फिर बोलते हैं कि मैंने कंपनी तुम्हारी हैंड ओवर की, मगर तुमने सारे हॉस्पिटल्स के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दी और मुझे बताया भी नहीं। जीजू बोलते हैं कि मास्टर ने बोला कि वहाँ ईवल स्पिरिट्स हैं तो मैंने कॉपरेशन कैंसिल कर दी। मिस्टर फू बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे फूल समझा है और क्या तुम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और बोलते हैं कि मैंने शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने तुम्हें दूसरा चांस दिया, वरना तुम आज वाइस प्रेसिडेंट ना रहते। तो जीजू बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं फिर से सब कुछ सेटल कर दूंगा। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम कंपनी की बात छोड़ो, तुमसे तो घर के मैटर संभाले नहीं जा रहे, और फिर उसे पूछता है कि तुम इतने चेंज कैसे हो गए। तो जीजू सोचता है कि ये मेरा डैड है, अगर मैंने इसके सामने खुद को संभाला नहीं तो ये मुझे पहचान लेगा। और फिर उसे गुस्सा आने लगता है कि डैड ने कभी मेरी केयर नहीं की और इसे तो याद भी नहीं कि मैं इसका बेटा हूँ। और फिर वो प्लान करने लगते हैं कि मैं इसे इसके बेटे के पास पहुँचा दूंगा। जीजू अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप डैड को बोलें कि मुझे कुछ टाइम दें, मैं सब कुछ सेटल कर लूंगा। तो मिसेस फू से बोलती है कि तुम्हारा डैड सच बोल रहा है और सडनली तुम इतना चेंज कैसे हो गए। जीजू बोलते हैं कि आप देखें मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, मैं कहाँ से चेंज लग रहा हूँ। तो मिसेस फू बोलती है कि हम सब जानते हैं कि तुम एनन से बहुत मोहब्बत करते हो और इसे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकते, और मेड ने मुझे बताया कि तुमने इसे टॉर्चर किया। और बोलती है कि शादी को कुछ टाइम ही हुआ है तो क्या तुम इससे फेड अप हो गए। जीजू बोलते हैं कि मैं अभी इससे मोहब्बत करता हूँ, मगर मॉम उसे बोलती है कि जो बातें मेड ने मुझे बताई उन्हें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम इससे नफरत करते हो, और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो तुमने उसे कुछ पिलाने की कोशिश क्यों की और तुम अपने बेबी को मारना चाहते हो। जीजू कुछ बोलने लगते हैं तो डैड बोलते हैं कि हमें तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो, और हमने खुद अपने कानों से सुना तुम प्रीस को बोल रहे थे कि ये तुम्हारे बेबी को मार दे। एनन वहाँ आती है तो इनोसेंट बनकर पूछती है कि आप दोनों यहाँ कैसे आए, और उसने खुद मेड को भेजा था कि वो जीजू के पेरेंट्स को यहाँ लाए। वो उनके लिए खाना बनवाती है तो मिस्टर और मिसेस फू से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड का बर्ताव अच्छा नहीं तो तुम हमें बता सकती हो। मॉम बोलती है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें फुली सपोर्ट करेंगे। एनन बोलती है कि ये मेरे साथ नाइस है। डैड बोलते हैं कि हमने खुद देख लिया कि ये तुम्हारे साथ कितना नाइस है। जीजू उनकी बात सुनता है तो गुस्से में आने लगते हैं। तो मिसेस फू अपने हस्बैंड को रिलैक्स करती है कि तुम इतना गुस्सा ना करो, और फिर वो जीजू को रिलैक्स करती है तो बोलती है कि तुम्हें श्रिम्प्स बहुत पसंद है तो तुम इसे खाओ। और जीजू को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम उसकी नहीं बल्कि उसके भाई की फिक्र कर रही है। और फिर वो याद करते हैं कि एक दिन एना ने उसे सी फूड खिलाई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। उसका साथ घूमने लगते हैं और फिर वो मॉम और डैड की बातों को याद करते हैं। वो जीजन के लिए वरीड थे और उन्होंने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया था। वो गुस्से में आते हैं तो बहुत तोड़ देते हैं और वो ये नहीं बता सकता था कि वो सी फूड नहीं खा सकता। मॉम डैड दोनों गुस्से में आते हैं तो एनन बोलती है कि मॉम इसका टेस्ट चेंज हो चुका है। डैड बोलते हैं कि नहीं ये तो क्रेजी हो चुका है, और बोलते हैं कि भला खाने वाली चीज को इस तरह से कौन फेंकते हैं, और बोलते हैं कि तुम तो फू फैमिली के बेटे नहीं लग रहे। और फिर जीजू को बोलते हैं कि तुम ये सब साफ करो। जीजू बोलते हैं कि मैं इसे साफ नहीं करूंगा। डैड उसे स्लैप करने लगते हैं तो मिसेस फू उन्हें रोक देती है। जीजू बोलते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मुझे हिट करें। एनन मिस्टर फू को बोलती है कि डैड ये टेंशन में है तो इसी कारण ऐसा कर रहा है और आप चलकर रेस्ट करें। जीजू जाकर ड्रिंक करने लगते हैं तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। एनन उसे देखती है तो सोचती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पेन में हो, मगर मैं तुम्हारी पेन को कम नहीं होने दूंगी बल्कि इसे बढ़ाऊंगी। और वो उसके पास जाती है तो बोलती है तुमने मॉम डैड के साथ अच्छा नहीं किया तो तुम जाकर अपॉलोजाइज करो। और वो जानती थी कि मॉम डैड उसी को डिस्कस कर रहे हैं। जीजू उनसे अपॉलोजाइज करने जाता है तो वो डैड को बोलते सुनता है कि जियांग को पता नहीं क्या हो गया और वो तो इस टाइम बिल्कुल अपने भाई जैसा लग रहा था और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा बेटा है। जीजू गुस्से में आता है
तो जियांग की स्टडी में जाते हैं तो उसकी चीजें गिराने लगता है और बोलते हैं कि हर कोई तुम्हें ही मोहब्बत करता है। और फिर वो नाइफ उठाता है तो सोचता है कि मैं कभी जियान क्यों नहीं बन सकता और मैंने उसे मार दिया कि उसकी वाइफ और पेरेंट्स मुझसे प्यार करें, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और फोटो देखते हैं तो जियांग को बोलते हैं कि तुम में ऐसा क्या है कि सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, और वो फोटो को डैमेज कर देता है। और फिर बोलते हैं कि जियांग तुम्हें श्रिम्प्स पसंद है तो हर कोई तुम्हारी फेवरेट फूड बनाता है, और बोलते हैं कि अगर इसी तरह सब तुम्हारी परवाह करते रहे तो एक दिन मैं इस बात से पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सी फूड से सीवियर एलर्जी है। और बोलते हैं कि मैं तुम जैसा बनना चाहता था, और पहली बार मेरी फर्स्ट पोजीशन आई तो मैं खुशी खुशी घर आया कि मॉम डैड मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मगर घर आकर मुझे पता चला कि तुम सिक हो तो मॉम डैड सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहे थे, और किसी ने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरे मार्क्स कितने आए और मेरी पोजीशन क्या रही। और वो फोटो को डस्टबिन में फेंकते हैं तो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस फू फैमिली फोटो देख रही थी कि एनन वहाँ आती है, तो वो मिसेस फू को बोलती है कि आप क्या देख रही हैं। मिसेस फू बोलती है कि जियांग और जीजू की ये पिक्चर हमने 5th बर्थडे पे ली थी। एनन बोलती है कि क्या आप जीजू को मिस कर रही हैं, और बोलती है कि आप उसे वीडियो कॉल करें तो आप उसे बोलें कि वो अब्रॉड से वापस आए तो इस बार बर्थडे दोनों भाई साथ मनाए। मिसेस फू खुश हो जाती है तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं जीजू को मिस कर रही हूँ तो उसे वीडियो कॉल करनी है। तभी जीजू वहाँ आते हैं तो मॉम के हाथ में फोटो देखते हैं तो बोलते हैं कि ये आपको कहाँ से मिली। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि एनन फ्रेम में फोटो चेंज करती है तो उसे कुशन के नीचे लाकर रखती है, और वो यही चाहती थी कि मिसेस फू इस फोटो को देखें तो जीजू को मिस करने लगे, और ये सारा प्लान उसी का था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेस फू बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई को मिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार बर्थडे तुम दोनों साथ मनाओ, और इस टाइम मैं उसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। जीजू टेंशन में आता है तो बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगी। मॉम बोलती है कि क्यों, वो मेरा बेटा है और मैंने कई माह से उसे देखा नहीं तो मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती। जीजू बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड गया है तो आप उसे डिस्टर्ब ना करें। एनन बोलती है कि मॉम उसे वीडियो कॉल करना चाहती हैं तो तुम इन्हें कॉल क्यों नहीं करने देते। मिसेस फू कॉल मिलाने लगती है तो जीजू गुस्से में आता है और वो मॉम के हाथ से फोन लेते हैं तो उसे तोड़ देते हैं। मिस्टर फू गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जीजू बहाना बनाता है कि वहाँ का टाइम डिफरेंट है तो भाई सो रहा होगा। एनन बोलती है कि तुमने इतना शाउट किया तो बेबी को डर लगने लगा। मिसेस फू वरीड होने लगती है तो एनन बोलती है कि मॉम क्या आप सपनों पर विश्वास रखती हैं। मिसेस फू हाँ बोलती है तो एनन बोलती है कि मैंने सपने में देखा कि जियांग और हमारा बेटा बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जीजू उसकी आवाज सुनता है तो और डरने लगता है। मिसेस फू जीजू को बोलती है कि तुम बहुत बिजी होते हो तो चाइल्ड के साथ तुम्हारी अट्रैक्शन नहीं, और बोलती है कि तुम इसे हाथ लगाकर फील करो ताकि इसे रियलाइज हो कि तुम इससे प्यार करते हो। जीजू हाथ छुड़ाते हैं तो डरने लगता है। मिस्टर फू बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही बेटा है तो तुम डर क्यों रहे हो। जीजू बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ तो जाकर रेस्ट करता हूँ, मगर एनन उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो बोलती है कि आज तुम अपने बेटे को बताओगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो जीजू याद करते हैं कि एनन ने उसे बताया था कि जियांग अपने बेटे के रूप में दूसरा जन्म लेने वाला है। वो डरने लगते हैं कि जियांग फिर से पैदा होने वाला है। वो दूर होने लगते हैं तो एनन उसे बोलती है कि क्या तुम अपने बेटे से नफरत करते हो। जीजू डरने लगते हैं तो उसे हिट करते हैं। पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं। तभी मेड आती है तो उसे उठाने लगती है, और मिसेस फू इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर फू गुस्से में आने लगते हैं तो जीजू बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। मिसेस फू जाग जाती है तो उसकी बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम मेरे पोते को मारना चाहते हो। जीजू बोलता है कि ये आपका पोता नहीं, ये एक मॉन्स्टर है और ये मुझे मारना चाहता है और दूसरा जन्म लेकर मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। मिस्टर फू से स्लैप करता है तो जीजू बोलते हैं कि आपने मुझे हिट क्यों किया। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम अपने बच्चे और अपनी वाइफ को हिट कर सकते हो तो मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर सकता। जीजू उन्हें हिट करते हैं तो बोलते हैं कि ये सब आपके कारण मैं कर रहा हूँ। डैड हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे कारण अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हिट किया। तो जीजू बोलते हैं कि ये मेरा बेबी नहीं। डैड शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, और बोलते हैं कि ये लड़की इनोसेंट है, तुम इसे इतना टॉर्चर करते हो मगर ये फिर भी तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है। जीजू शाउट करते हैं कि ये मुझसे रिवेंज लेने के लिए जन्म ले रहा है और ये मेरा बेटा नहीं बल्कि जियांग है। डैड शॉक्ड हो जाता है तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। जीजू बोलते हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, और बोलते हैं कि मुझे देखकर आपको पता क्यों नहीं चला कि आपके सामने कौन खड़ा है, और बोलते हैं कि जिस बेटे को
आप इतना प्यार करते थे, आप उसे पहचान क्यों नहीं सके और आपको ये पता क्यों नहीं चला कि आपके सामने कौन है। मॉम उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। डैड उसका कॉलर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो जीजू ने बताता है कि आपके लाडले बेटे की डेथ हो गई और मैंने उसकी शादी वाले दिन उसे अपने हाथों से मारा क्योंकि मैं उसकी वाइफ को छीनना चाहता था। पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं तो डैड सैड होकर बोलता है कि वो तुम्हारा भाई था और तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। जीजू बोलते हैं कि आप उसे इतनी मोहब्बत करते कि हर टॉय उसे लेकर देते, इवन प्रॉपर्टी भी आपने उसके नाम की, और जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उसकी उससे शादी होने वाली थी, और ये तो अनफेयर है कि सब कुछ उसे ही मिलता। और फिर एनन को बोलते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सारी लाइफ तुम्हें खुश रखूंगा। एनन अपना हाथ छुड़ा लेती है। जीजू बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें हिच किया, और बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को मरने दो, फ्यूचर में हम दोनों के बहुत से बेबीज होंगे। एनन उसे बोलती है कि ये बेबी तुम्हारा नहीं बल्कि जीजान का है और मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करती हूँ। जीजू सैड होता है तो बोलते हैं कि क्या 1 मिनट के लिए भी कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की। एनन ना बोलती है तो जीजू पागलों की तरह हंसने लगता है। मिसेस फू उसकी कंडीशन देखती है तो बेबस होकर रोने लगती है। जीजू बोलते हैं कि इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ था और तुम मुझे पहचान नहीं सकी, और तुम बोल रही हो कि तुम जियांग से बहुत मोहब्बत करती हो। और फिर उसे और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जियांग के हिस्से की सारी मोहब्बत मुझे दें और आप जो चाहे मुझे बुला लेना और चाहे तो मुझे डॉग बुलाना। डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम अपने भाई से नाराज थे तो चाहते तो उसे डांटते या फिर उसे फाइट करते, मगर उसकी जान न लेते। जीजू एनन को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जियांग से इतनी मोहब्बत नहीं करती, और अगर उसे मोहब्बत करती होती तो मुझे पहले ही पहचान लेती। तो एनन उसे बोलती है कि स्टार्ट ही से मैं जान गई थी कि तुम जीजू हो, और उसे बताती है कि मुझे तुम पर डाउट हुआ तो मैं हॉस्पिटल कोल्ड रूम में गई तो वहाँ मैंने जियांग की डेड बॉडी देखी और मुझे पता चल गया कि तुमने उसे वहाँ छुपाया हुआ है। और बोलती है कि यही नहीं, मुझे ये भी पता चल गया कि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। और फिर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के लिए सब कुछ प्लान किया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, और जिस दिन मैंने तुम्हें बोला कि मेरा भाई डिनर के लिए आ रहा है उस दिन से मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। और फिर उसे बताती है कि प्रीस को मैंने ही बोला कि वो तुम्हें एक्सपोज करने में मेरी हेल्प करे, और उसने जो कुछ किया सब मेरे कहने पर किया, और पेरेंट्स को भी घर मैंने बुलाया। जीजू बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एनन बोलती है कि तुमने मेरे भाई और मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करके मार दिया तो मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं। जीजू क्रेजी होने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को जीजू ने मारा था, मैंने नहीं मारा था। एनन उसे बोलती है कि तुम जीजू हो, जियांग की डेथ हो चुकी और उसने नहीं बल्कि मेरे भाई को तुमने मारा था। तो वो क्रेजी होने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं जीजू हूँ या फिर जियांग हूँ, और वो रोने लगते हैं। तो पेरेंट्स मेंटल हॉस्पिटल कॉल करते हैं तो वो लोग उसे ले जाते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं कि एनन जियांग की मेमोरियल टेबल के सामने खड़ी थी। पेरेंट्स उसे सॉरी करते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, और उसका थैंक्स करते हैं कि जियांग की मौत का बदला लेने के लिए उसने जीजू को एक्सपोज किया और उसका रियल फेस उनके सामने लाई। एनन पेरेंट्स को बताती है कि ये बेबी जियांग का है और हम लोग शादी से पहले इस बात को जानते थे। पेरेंट्स उसकी बात सुनते हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट जियांग का बेबी उनके साथ रह सकता है। और एनन इस बात से खुश हो रही थी कि उसने अपने भाई और अपने हस्बैंड की मौत का बदला ले लिया, और जियांग चाहे उसके साथ नहीं मगर उसका बच्चा उसके साथ रहेगा। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।